हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का CE15 है। CE14 में हमने बात कर लिया था कि कॉम्बिनेशन कैसे किया जाता है सेल का। उसमें सेम EMF के और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल हमने लिए थे। ये एक स्पेशल केस है आज हम जो पढ़ रहे हैं। इस स्पेशल केस में क्या होगा, ये जनरली हाई ऑर्डर क्वेश्चन करने के काम आता है, ठीक है ना। तो मैं इसका पूरा प्रूफ भी बता रहा हूं आपको, लेकिन मान लीजिए अगर गलती से प्रूफ याद भी नहीं रहे तब भी कोई बात नहीं, इसके रिजल्ट्स याद रख लेंगे तब भी हम प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर भी कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब तक प्रूफ हमें नहीं आता तब तक हम जो सवाल फॉर्मूला बेस नहीं आता उसको हम नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो लेट्स ट्राई कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल। दो सेल हैं, पैरेलल में रखेंगे और उनका EMF भी अलग होगा, उनका इंटरनल रेसिस्टेंस भी अलग होगा। ऐसे केसेस को हम कैसे सोल्व करते हैं, ध्यान से समझिए। मान लो हमारे पास ये दो सेल हैं, E1 इसका EMF है और स्मॉल r1 ये इंटरनल रेसिस्टेंस है इसका। ये कोई सेल E2 है, इसका EMF तो E2 हो गया और इंटरनल रेसिस्टेंस इसका R2 है, ठीक है। ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया अपन ने दो सेल का, जिनके EMF भी अलग अलग हैं और इंटरनल रेसिस्टेंस भी अलग अलग हैं। इस कॉम्बिनेशन को एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, जिसको मैंने बताया था आपको लोड भी बोलते हैं, इस लोड के साथ में कनेक्ट किया है। लोड के साथ हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस के कारण पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब ये क्योंकि दोनों जो सेल हैं दो पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप और इस वाले साइड में पोटेंशियल ड्रॉप दोनों इक्वल होने चाहिए, करेक्ट। तो मैं पूछूं आपसे कि भाई इसमें करंट और इसमें करंट क्या होगी? निश्चित रूप से करंट अलग होगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है ना। मान लीजिए ये जो सेल है ये I1 करंट देता है और इधर से ये I2 करंट देता है। तो यहां से हमारे पास जो करंट आया इसमें किसमें, R में, ये करंट कितना हो जाएगा, I1 प्लस I2। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, इतना करंट लोड में आएगा। और लोड में आएगा तो इसका जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा आप कर सकते हैं कि V इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R, ठीक है। लेकिन हमें पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहां से हमें वैल्यू चाहिए I1 की और I2 की। I1 और I2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू V इज इक्वल टू E माइनस IR। यहां पर E क्या है, EMF। EMF कब होता है, जब सेल ओपन सर्किट में होता है। ओपन सर्किट में क्योंकि बाहर के रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जाता है, इसलिए बाहर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता है, ठीक है। उस समय ये ओपन सर्किट है। जैसे अपन क्लोज सर्किट करते हैं, क्लोज सर्किट करते क्या होता है, बाहर का जो रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, लोड है, उसमें करंट जाता है और करंट जाता है तो उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होता है। लेकिन क्योंकि सेल के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, इसलिए सेल में भी जो आयंस हैं वो क्या करते हैं, आयंस में के कारण वहां पर हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, तो अंदर ये I स्मॉल r पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था, ठीक है भाई। तो पहले सेल के लिए अगर अपन बात करें, देखो ध्यान से, फॉर फर्स्ट सेल के लिए V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1, ठीक है। V इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R2 फॉर फर्स्ट सेल। सेकेंड सेल के लिए क्या होगा, V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, क्योंकि A और B के बीच में ही ये दोनों कॉम्बिनेशन है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप जानते हो पोटेंशियल डिफरेंस चेंज नहीं होता है। A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फर्स्ट सेल के लिए भी है और सेकंड सेल वाली जो लाइन है उसके लिए भी है। इस फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप I1 की वैल्यू निकालें तो देखिए यहां से I1 क्या आ जाएगा, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। ध्यान से देखिए, इस I1 R1 को इधर ले आऊंगा, V को इधर ले आऊंगा तो E1 माइनस V हो जाएगा, R1 को नीचे लिख दूंगा तो I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1।
इसी तरह से इसमें ले जो दूसरा वाला है, इससे हमारे पास I2 आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2 से इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। I1 I2 हमें इन दोनों सेल से मिल गया। टोटल करंट कितनी भाई, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अगर इनको अपन ऐड कर दें दोनों को तो देखो ध्यान से क्या आएगा, I इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। I1 प्लस I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है। I1 की वैल्यू है E1 माइनस V अपॉन R1, E2 माइनस V अपॉन R2। यहां से इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं बेटा ध्यान से, E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखो कैसी स्टेप आएगी यहां पर अगली कि E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस, देखो इन दोनों में माइनस V कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। स्टेप समझ आ गया होगा, E1 अपॉन R1, E2 अपॉन R2, माइनस यहां पर माइनस कॉमन ले लूंगा, V कॉमन आ जाएगा तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ये हमारे पास करंट है। फर्दर इसको अपन सोल्व करते हैं, फर्दर सोल्व करेंगे देखो तो I इज इक्वल टू R1 R2 एलसीएम आ रहा है यहां पर, R1 R2 एलसीएम है तो यहां क्या होगा भाई कि E1 R1 प्लस E1 R2 प्लस E2 R1, देखो R1 R2 एलसीएम है तो E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 माइनस V टाइम्स, यहां क्या आ जाएगा बेटा R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 R2। ठीक है, अब देखो इसको वापस हमें इस फॉर्म में लाना है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, यहां पर E की जगह E इक्विवेलेंट आना चाहिए और R की जगह R इक्विवेलेंट आना चाहिए। तो अगर आप इसको देखें गौर से तो देखो क्या आएगा, V इज इक्वल टू, देखो यहां पर V R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, इसको इधर ले आए, इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 R2 और इस I को इधर ले आऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस I। ठीक है भाई, अब ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन को हमें ले जाना है इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा बेटा, V इज इक्वल टू, देखो ये R1 R2 ऊपर की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, R1 प्लस R2 नीचे की तरह मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट है। तो इसका मतलब E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 इंटू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस, इसी तरह से यहां पर I R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इसको देखो यहां R1 R2 से R1 R2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगा, E इज इक्वल टू V इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसको अगर अपन बेसिक इक्वेशन से कंपेयर करें, बेसिक इक्वेशन क्या है, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, E माइनस आई आर, तो ये किसकी जगह पर है, E इक्विवेलेंट, और ये किसकी जगह है, R इक्विवेलेंट की जगह पर। कंपेयर V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट। तो ये इसको जैसे अपन कंपेयर करते हैं हमारे पास आता है E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट क्या आता है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू
R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ये दो इक्वेशंस हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। लेकिन कभी क्या होता है, सिंपल वे में तो चलो छोटी क्लासेस लेवल तक तो 10th लेवल तक तो सीधा अपन फॉर्मूले से भी काम कर सकते हैं, लेकिन जैसे आप हायर क्लास में जाते हो तो आपको क्या ये इस तरह की वैल्यूज होती हैं और उन वैल्यूज से फिर आपको निकालना पड़ता है, तो इसलिए आपको एक्सप्रेशन में आना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको कि इसमें कुछ टफ लग रहा होगा, सीधा सीधा बेसिक इक्वेशन यूज किए अपन ने। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। देखो ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास। सपोज वी हैव टू सेल ऑफ EMF 5 volt and 10 volt. Their internal resistances are 2 ohm and 3 ohm. They are connected parallel, and in the circuit 5 ohm load is connected over here. We require to find EMF equivalent, internal resistance equivalent and current in 5 ohm resistance. ठीक है, चलो बात करते हैं, सोल्व करते हैं इसको। हमने देखा था कि E इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना है तो E इक्विवेलेंट अभी हमारे पास फॉर्मूला आया था E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। व्हाट इज E1? 5 वोल्ट, R2 3, E2 10 वोल्ट, R1 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। ये कितना हो गया? 5 3 जा 15, 10 2 जा 20 डिवाइडेड बाय 2 एंड 3 5। ठीक है, तो ये हो गया 20 और 15 कितना हो गया? 35 डिवाइडेड 5 और 5 7 जा 35, 7 वोल्ट इसका क्या होगा? ई इक्विवेलेंट होगा। आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। आर इक्विवेलेंट क्या था बेटा? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो इसका मतलब R1 R2 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3, 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाय 5। आर इक्विवेलेंट चाहे तो इसको आप पॉइंट में लिख लो 1.2 ओम। इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 1.2 ओम। आपने देखा यहां से इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास 7 वोल्ट, आर इक्विवेलेंट आ गया 1.2 ओम। हमें करंट चाहिए। करंट का क्या फॉर्मूला है? सीधा सीधा I इज इक्वल टू EMF E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या है? आर एक्सटर्नल हमारे पास 5 ओम है और आर इक्विवेलेंट हमारे पास 1.2 ओम है। यहां से हमारे पास करंट आ जाएगी 1.1 एम्पियर। और अगर मान लीजिए हमें वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस चाहिए तो वो क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट माइनस I टाइम्स R इक्विवेलेंट, दैट इज 5.69 वोल्ट। ओके, तो ये था हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेल व्हेन बोथ द सेल्स आर इन पैरेलल हैविंग डिफरेंट इंटरनल रेजिस्टेंस एंड डिफरेंट EMF। एक और प्रॉब्लम लेते हैं। ये कोई सेल है, इसका EMF 3 वोल्ट है और इसका 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये कोई दूसरा सेल है जिसका EMF मान लो 2 वोल्ट है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम है और इनके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है मान लो 2 ओम, और इस 2 ओम में हमें वोल्टेज फाइंड करनी है। फाइंड E इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, I करंट और V अक्रॉस 2 ओम, जो R इज इक्वल टू 2 ओम है। इसमें हमें वोल्टेज निकालनी। ठीक है, अभी हमने सोल्व किया था। देखो ये क्या हो गया आपका? E1 R1 E2 R2। ठीक, और इससे हम निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो इक्विवेलेंट हो गया हमारे पास कितना है? E1 3 वोल्ट, R2 कितना है? 1 ओम, E2 कितना है? 2 वोल्ट, R1 कितना है? 2 ओम
डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 2 प्लस 3, ये हो गया 3, 3 प्लस 4 7, 7 डिवाइडेड बाय 5, या 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो हमारे पास ई इक्विवेलेंट जो आता है इसका वो इक्विवेलेंट है 1.4 वोल्ट। ठीक है भाई, ई इक्विवेलेंट आ गया। आर इक्विवेलेंट निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। R1 2 ओम है, R2 1 ओम है, तो क्या लिखेंगे यहां से? 2 into 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, दैट इज 2/3। 2/3 क्या आ गया हमारे पास? आर इक्विवेलेंट आ गया ओम में। टोटल करंट क्या होती है बेटा? ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर प्लस आर इक्विवेलेंट, दैट इज ई इक्विवेलेंट कितना है? 1.4 डिवाइडेड बाय आर 2 ओम प्लस क्या है? आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना निकाला आपने? 2/3। 2/3 को 0.6 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, 0.6 ओम। 6 होता है, लेकिन क्योंकि कैलकुलेशन अनावश्यक लंबा हो जाएगा, 0.6 आप ले सकते हो। 0.6, इट गिव्स अस 1.4 डिवाइडेड बाय 2.6, ये हो गया हमारे पास करंट आई। तो ये हो गया 14/26, यानी कि 7/13। इसको आप लिख सकते हो 61 एम्पियर। तो ये आ गया हमारे पास करंट। करंट आने के बाद फिर क्या फाइंड करना है भाई? वोल्टेज निकालनी है। किसके अक्रॉस? 2 ओम के अक्रॉस। अब ये देखो, ये आर, ये दोनों और ये वाला, ये सब किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन यूं कह सकते हैं कि ये जो तीनों ब्लॉक्स हैं, ये तीनों जो लाइन है वो 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा? V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस करंट ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, कॉम्बिनेशन सेल I और R equivalent. It gives you E equivalent is 1.4 minus I 0.61 into R equivalent. R equivalent is 0.6. ठीक है, इसको हम सोल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.4 माइनस, इसको भी आप 0.6 ले लें तो ये हो जाएगा 6 6 या 36, 0.36। इसको अगर सोल्व करते हैं अपन तो 1.04 वोल्ट। आप देख रहे हैं ई इक्विवेलेंट है 1.4 वोल्ट और इसमें जो वोल्टेज है 1.04 वोल्ट, तो ये क्या कहलाती है आपकी टर्मिनल वोल्टेज। ई इक्विवेलेंट दोनों सेलों के कारण जो ई इक्विवेलेंट है 1.4 है, आप जानते हैं वी हमेशा कम ही आता है। क्यों आता है कम? क्योंकि सेल के अंदर भी पोटेंशियल ड्रॉप होता है। करेक्ट। तो ये हमारा 1.04 वोल्ट, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं। किरचॉफ लॉज इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब हमें कभी भी ऐसा लगे कि सीरीज पैरेलल पहचान में नहीं आ रहा है, व्हीटस्टोन ब्रिज अगर सर्किट में आ रहा है वो भी बैलेंस नहीं है, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू R अपॉन एस नहीं है, तो फिर ये हमारे पास एक ऐसी औषधि है, ये फुल प्रूफ औषधि है कि इसको लगा दो आप किसी भी सर्किट में तो हर सर्किट का आंसर आप इससे निकाल सकते हो। थोड़ा लेंदी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, लेकिन इससे आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हो। हालांकि हाई एंड वीडियोज में मैं आपको नोडल एनालिसिस भी सिखाऊंगा, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट भी सिखाऊंगा, सिमेट्रिकल भी सिखाऊंगा, लेकिन ये किरचॉफ लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप कहीं भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में अप्लाई कर सकते हो। इसके जो लॉज है, 2 लॉज हैं। फर्स्ट लॉ, इसको बोलते हैं अपन केसीएल। केसीएल बोलते हैं किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ, 2 नियम दिए इसने, एक तो केसीएल और एक केवीएल।
पहला नियम है इसका किरचॉफ करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ में क्या बताया इसने, एट एनी जंक्शन, एट एनी जंक्शन of an electrical circuit the sum of incoming electric currents is equal to the sum of outgoing currents। कोई भी जाल है, कितना भी बड़ा सर्किट है, कितने बड़ा लेटिक है इलेक्ट्रिकल सर्किट का, उसमें किसी भी जंक्शन पर जो आने वाली टोटल करंट्स का सम उससे जंक्शन से जाने वाले टोटल करंट के सम के इक्वल होगा। ये हमारा केसीएल है। या आप ये भी कह सकते हो कि वेक्टर सम एट एनी पॉइंट ऑन जंक्शन, एनी जंक्शन पॉइंट सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। हम ये भी बोल सकते हैं, देखो सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। हालांकि ये आई वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि लेकिन इसकी करंट जो है करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि वेक्टर सम सिग्मा आई इज इक्वल टू 0, मतलब आने वाली जो करंट्स है, जाने वाली करंट्स है, आने वाली करंट के सम में से जाने वाली करंट्स के सम को माइनस कर दें, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वहां पर टोटल सिग्मा आई क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। मैं इसके 4-5 सर्किट आपको बताता हूं, जिससे पता लगेगा कि कितने कैसे इसमें करंट को अपन डिवाइड करते हैं। देखो मान लीजिए मेरे पास ये कोई जंक्शन है किसी सर्किट का, जिसमें कुछ करंट्स आ रही हैं। मान लो ये करंट है I1, ये कोई करंट I2, ठीक है, I3, I4, I5। मान लो ये कोई पॉइंट ओ, इस पॉइंट पर कुछ करंट आ रही है, कुछ करंट जा रही है। इनकमिंग करंट कौन कौन सी देख सकते हो आप, I1, I2 और I5, ये क्या है, इनकमिंग करंट्स। आउटगोइंग करंट कौन सी है, I3 और I4। तो अकॉर्डिंग टू केसीएल अप्लाई करो इसमें, तो क्या होगा, इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट्स। इनकमिंग करंट कौन कौन सी है, I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 का मतलब समझो, सिग्मा आई इज इक्वल टू 0 यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I5 माइनस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इट इज द वेरी फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल इसको बोलते हैं। किसी भी जंक्शन पर आने वाली करंट्स का सम इक्वल टू किसी भी जंक्शन से जाने वाली करंट का सम। 2-3 इलेक्ट्रिकल सर्किट लेकर के देखते हैं कि इसको कैसे अप्लाई करते हैं अपन किसी सर्किट में। ध्यान से देखो जरा, मान लो ये कोई सर्किट है, ये हमने कोई एक व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप का सर्किट लिया है, 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 2 ओम और ये कोई 5 ओम है। इसके साथ हमने किसी एक वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट को कनेक्ट किया है। ठीक है भाई, अब इस ब्रिज में आप खासियत क्या देख रहे हो, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S नहीं है, 2/3, 3/2, दे आर नॉट इक्वल। इक्वल नहीं इसका मतलब ब्रिज बैलेंस नहीं है। जब ब्रिज बैलेंस नहीं था उस समय अपन किरचॉफ लॉ लगा करके इसको हम सोल्व कर सकते हैं। हालांकि इसका सॉल्यूशन नहीं है, मैं यहां पर केवल इतना बता रहा हूं, केसीएल लगा करके बता रहा हूं कि जितना करंट हम लेंगे उतना ही करंट बाहर निकलना चाहिए। देखो मान लीजिए हमारे पास यहां से एक करंट आया, आई ले लिया अपन ने कि सेल जो करंट दे रहा है हमारे आई करंट दे रहा है।
इस ए पॉइंट पर ये आई दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, इधर I1 जाएगा और इधर I2 जाएगा। I1 करंट ए से कहां पहुंच रहा है, बी पर। I2 करंट ए से कहां पहुंच रहा है, डी पर। याद करो मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था कि अगर बी का पोटेंशियल डी के पोटेंशियल से ज्यादा है तो करंट I1 डिवाइड हो जाएगी, और यदि डी का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल से ज्यादा है तो करंट I2 डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैं मान के चल रहा हूं कि मान लीजिए VB इज ग्रेटर देन VD, मान के चल रहा हूं, इसका मतलब I1 डिवाइड होगी या बी जंक्शन पर आएगी। इनकमिंग करंट क्या है यहां पर, I1 में से मान लो इधर I डैश करंट जाता है, तो इसमें कितना बच गया अब, I1 माइनस I डैश। ठीक है, I डैश इधर करंट चला गया, इधर से I1 आ रहा था, तो इनकमिंग करंट कितनी, I1। जाने वाली करंट का सम I1 के इक्वल होना चाहिए। देखो ध्यान से, I डैश प्लस I1 माइनस I डैश कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, I1। इधर से कितनी आ रही हमारे पास, I डैश, इधर से कितनी आ रही है, I2। इनकमिंग क्या है, I2, इनकमिंग क्या है, I डैश, तो इसमें कितनी हो जाएगी, I2 प्लस I डैश। करेक्ट। अब इस पॉइंट सी पर आ जाओ, इधर से करंट कितना आ रहा है, I1 माइनस I डैश, इधर से करंट कितना आ रहा है, I2 प्लस I डैश। तो इनकमिंग करंट का सम किसके इक्वल होना चाहिए, आउटगोइंग करंट के सम के इक्वल होना चाहिए। तो इस पॉइंट पर सी से जब बाहर निकलेगी करंट तो कितनी होगी, I1 माइनस I डैश प्लस I2 प्लस I डैश से I डैश कैंसिल हो गया, क्या आ गया भाई, I1 प्लस I2। कितना करंट दिया था हमने यहां से, देखो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। किसी भी पॉइंट पर देखो आप, सम जो है ए I1 प्लस I2। ठीक है, इनकमिंग आउटगोइंग का सम। बी पॉइंट पर आ जाओ, इनकमिंग कितनी है, I1, आउटगोइंग कितनी है, I डैश और I1 माइनस I डैश, इन दोनों को ऐड करेंगे तो I1 के इक्वल हो गया। डी पॉइंट पर आइए, इधर से आ रही है I डैश, इधर से I2, तो I2 प्लस I डैश। सी पॉइंट पर आए, इधर से आ रही है I1 माइनस I डैश, इधर से I2 प्लस I डैश, इन दोनों का इनकमिंग करंट को अपन प्लस कर देंगे, आउटगोइंग करंट क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2। जितनी सेल से हमने करंट ली थी उतनी की उतनी करंट यहां पर हमें मिल जाती है। इसका मतलब केसीएल वेरीफाई हो गया। तो केसीएल क्या बता रहा है कि किसी भी सर्किट के किसी भी जंक्शन पर सम ऑफ इनकमिंग करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ये आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं केसीएल। कुछ एग्जांपल और लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा केसीएल। मान लीजिए मेरे पास एक सर्किट है, इस तरह का कोई लंबा सा सर्किट ले लेते हैं, इसमें कभी परेशान होने की जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो। मान लो ऐसा एक सर्किट है इलेक्ट्रिकल, ये मान लो कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 2 ओम। आप ये मत सोचना कि मैं 2 ले रहा हूं या 3 ले रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी हो सकता है वैल्यू, 2 ओम। क्योंकि अभी अपन इसमें केवल इसको सोल्व नहीं कर रहे हैं, केवल किरचॉफ का फर्स्ट लॉ केसीएल अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए मैं कुछ भी वैल्यू ले रहा हूं। लेकिन जब मैं इसको सोल्व करूंगा उस समय उससे ऐसी वैल्यू लूंगा कि वो इजीली सोल्व हो जाए। कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। मान लो ये 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम। हमें इसमें केसीएल अप्लाई करके देखना है। देखो ये मान लो ए और बी 2 पॉइंट्स है, ठीक है, इनके बीच में केसीएल अप्लाई करना है। केसीएल अप्लाई करने के लिए मान लीजिए हमने यहां से एक डमी बैटरी डाल दी, ये कोई सेल है प्लस माइनस, मान लो ई सेल है। ये ई सेल हमें जो करंट दे रहा है, मान लो कितनी करंट दे रहा है भाई, यहां से आई करंट दे रहा है, आई करंट। अब ये आई करंट ए बी सी डी ई एफ कुछ भी पॉइंट से लेते हैं, जी एच। आई करंट लिया हमने सेल से, हमें वापस जब आएंगे यहां पर घूम करके तो हमारी करंट आई होना चाहिए। देखो डिवाइड करते जाते हैं, आई करंट सी पॉइंट पर आएगा, यहां जंक्शन है, नेचुरली करंट डिवाइड होगा। मान लीजिए सी साइड में यहां पर जो करंट जा रही है हमारी, कितनी जा रही है, I1 करंट जा रही है। आई करंट सी पर आया, सी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मान लो इधर करंट कितनी गई, I1,
तो इसमें कितनी बची भाई, I में से I1 करंट को हमने इधर भेज दिया, तो CD साइड में जो करंट आएगी कितनी आएगी, I माइनस I1। अब ये I1 करंट E पॉइंट पर आएगी, I1 करंट E पॉइंट पर आएगी, यहां से फर्दर इसको डिवाइड कर दीजिए, मान लीजिए इधर जो करंट जा रही है वो कितनी है भाई, I2 करंट जा रही है, यहां कितनी थी I1, तो इसमें कितनी हो जाएगी, I1 में से I2 माइनस कर देंगे, तो यहां पर I3 में जो करंट जाएगी हमारी क्या होगी, I1 माइनस I2। ये I2 करंट पॉइंट G पर आती है, G पर कोई जंक्शन नहीं है, करंट डिवाइड नहीं होगी, G से H पर आएंगे, H पर भी करंट डिवाइड नहीं होगी, कोई जंक्शन नहीं है, और यहां इधर आएंगे तो यहां भी करंट कितनी हो जाएगी हमारी, I2। वापस देखो ध्यान से, I करंट लिया, C पर जंक्शन था, 2 ओम इधर चला गया, 3 ओम इधर चला गया, इस 2 ओम को हम यहां पर लाए E पर, E से इधर ले जाओ, 2 ओम इधर चला गया, 2 ओम में I2 करंट चलेगी, इधर कितनी होगी, I1 माइनस I2। फिर G पर आए, G पर कोई जंक्शन नहीं है, H पर कोई जंक्शन नहीं है, यहां से यहां तक आ गए अपन। अब A पॉइंट पर देखो, A पॉइंट पर इनकमिंग करंट कितनी है, I1 माइनस I2, इनकमिंग करंट कितनी है, I2, तो इसमें कितनी जाएगी, देखो I1 माइनस I2, और इधर से कितनी आ रही है, I2, I2 से I2 कैंसिल हो गई, तो इसमें कितनी करंट आई भाई, I1। चलो ये I1 करंट इधर से आ रही है, इधर से आ जाओ, D पॉइंट पर आओ, D पॉइंट पर करंट देखते हैं कितनी आएगी, इधर से इनकमिंग कितनी है, I माइनस I1, इधर से इनकमिंग कितनी है, इनकमिंग कितनी है, I1, I1 से I1 कैंसिल, करंट कितनी आई, I कितनी करंट दी थी हमने, I, जितना करंट हमने दिए थे उतना करंट यहां पर वापस ले लिया, KCL अप्लाई हो गया। तो आप इस तरह से किसी भी सर्किट में करंट को डिवाइड कर सकते हो और कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो उसको सोल्व कर सकते हो। इसमें जब आगे जाकर के अपना भी KVL लगाएंगे और उस सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। इसको हम ओम्स लॉ से भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये तीनों सीरीज में इनका आंसर इसके पैरेलल में आ जाएगा, फिर तीनों सीरीज में हो जाए इनका आंसर पैरेलल में आ जाएगा, फिर तीनों सीरीज में हो जाएंगे, और सिंपल सीरीज पैरेलल वाला जो कॉन्सेप्ट है उससे भी इसको अपन कर सकते हैं। लेकिन इसी को हम KCL और KVL लगाकर भी कर सकते हैं। ये एग्जाम्पल 3, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए दोनों सवालों को, फिर और कोई अपना प्रॉब्लम लेते हैं।